जय हिंद बच्चों। हम लोग कोई मैग्नेट चैप्टर में अब शेष बचा हुआ है। जो पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है ना, वो है कुछ बैच में ऑफलाइन में ये पॉइंट बताया गया है। अतिभारण, लघु पथन, विद्युत फ्यूज, और कुछ बैचों में नहीं बताया गया था क्लास बंद हो जाने के कारण। हम तो यही चाह रहे हैं कि बैच कोई हो, आगे वाला हो, पीछे वाला भी हो, कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। क्या कमेंट आप करते हैं कि सर पढ़ा दिए हैं, तो हाँ, कुछ बैच में हमने पढ़ा दिया है। इसलिए आप जो भी वीडियो दिया जाए आप उसको देख लिया करें, है न। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसको ग्रहण करने के बाद कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये नहीं कि इसको पढ़ाया गया है तो नहीं पढ़ेंगे, ये हमको नुकसान करेगा, घर फायदा करेगा, ऐसा कोई बात नहीं। और उसको हो सकता है कि वहां जो पढ़ाए यहाँ पढ़ाए, क्या डिफर है, क्या अंतर है, आपको पता चल जाना चाहिए। और ऐसा तो होता ही नहीं है। आप लोग ऑफलाइन में भी पढ़ा, ऐसी बात आप लोग को होता भी नहीं है। हाँ, लैंग्वेज में थोड़ा का, की, था, तू, थे इत्यादि में कहीं कहीं डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हम लोग आप जानते हैं कि नोट्स दे करके पढ़ाते नहीं है कि नोट्स में जो आप लोग को बैच में लिखा हुआ वो अगला बैच में भी लिखा हुआ, अगला बैच में लिखा हुआ सेम नहीं हो सकता है। उसका अर्थ सेम निकलेगा लेकिन सेम नहीं हो सकता है, ये आप जानते हैं। आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे बैच ABCDEF किसी को हो, उससे हमको मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बैच को इन्हें की बैच A ग्रुप और B ग्रुप और C ग्रुप हाई क्वालिटी को होता है, D और EF लो क्वालिटी को होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है ना। बैच थोड़ा आगे पीछे था इसलिए कुछ का थ्योरी मैच करेगा, कुछ बैच में ये सब थ्योरी विद्युत धारा चैप्टर में बता दी है, जबकि पढ़ना था मैग्नेट में। इसलिए आपको कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाए हुए बात को पढ़ा रहे हैं, वो हमें भी पता है, कुछ बैच में बताए हैं। तो देखिए फिर से रिपीट करते हैं, फिर से समझिए। अतिभारण, देखिए अतिभारण कुछ ऐसा होगा जो हिंदी से ज्यादा आपको अंग्रेजी में अर्थ समझ में ज्यादा आएगा। ओवरलोडिंग, ओवरलोड का नाम सुने हैं, ओवरलोड का नाम सुने। जैसे आप वाहन का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी बाइक भी चलाते हैं और कुछ मिस्टेक हो जाता है तो बल ओवरलोड लेके चल रहे थे। गाड़ी चलता है, कुछ एक्सीडेंट, कुछ भी दुर्घटना हो जाती है तो बड़ी ओवरलोड है। तो ओवरलोड का मतलब आप समझ गए होंगे कि उसकी क्षमता से ज्यादा, उसकी क्षमता, किसी की क्षमता है 5 किलो ले जाने के, उस पर 6 किलो डाल दिए, ये ओवरलोड कहलाया। किसी की क्षमता 100 टन है ट्रक का क्षमता और उस पर 120 टन डाल दिए, 20 टन ओवरलोड में जा रहा है। उससे कखने कौन सा पार्ट नुकसान होगा, कब होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ओवरलोड होना, चालक में ओवरलोड होना दुर्घटना बन जाती है, नुकसान हो जाता है। इसकी दुर्घटना, इसका नुकसान कितना होगा, नो लिमिट, कोई निश्चित नहीं, कोई सीमा नहीं है विद्यार्थी। तो ओवरलोड का मतलब ये उसके क्षमता से ज्यादा वाली क्षमता को क्या कहते हैं, ओवरलोड कहते हैं। अब हम चलते थ्योरी पर बात को कि ओवरलोड यहां पर किस चीज में आ रहा है। तो कोई चालक तार के लिए ओवरलोड आ रहा है, तार के लिए, तार चाहे कॉपर वायर आप इस्तेमाल करते तो उस तार में, कॉपर वायर में ओवरलोड हो जाएगा। यदि एल्युमिनियम का उपयोग कर रहे हैं तो ओवरलोड उसमें हो जाएगा, लोहा वाला उपयोग कर रहे हैं तो ओवरलोड उसमें हो जाएगा। ओवरलोड होगा क्या, तो तार मान लेते हैं कि हम लोग जब इस तार का इस्तेमाल करते हैं तो 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm etc। ये mm क्या होता है, उसका व्यास होता है, चालक तार की व्यास होती है। आपको बताए थे इसका क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, तो पाई डी एल, चालक का क्षेत्रफल बराबर, पाई अचर है, अडी उसका व्यास है, चालक का व्यास है, एल चालक की लंबाई है। समझ लो,
चालक की लंबाई है। जो आप बेलन का बकपृष्ठ का क्षेत्रफल लगाते हो मैथ में 2 पाई RH, तो ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है। फर्क इसमें ऊंचाई होता था, आई लंबाई है। तो तार जब भी रहेगा भाई तो लंबा नहीं, उसी को खड़ा कर दिए, ऐसे कर दिए। पेन को देखिए, इसको बोलेंगे पेन ऊंचा है, अब ऐसे पेन लंबा है ये क्या चीज। 2r दुगना त्रिज्या को व्यास कहते हैं, दुगनी त्रिज्या को व्यास कहते हैं। तो ये दोनों का अर्थ एक ही है, सुन लो ने। तो ई चालक के व्यास है, ई चालक की लंबाई है, यानी अपना भाषा में बोलिए, जिस तार का उपयोग कर रहे हैं, जिस तार का उपयोग करेंगे उस तार की ई हो जाएगा लंबाई और डी हो जाएगा उस तार का व्यास। तो ठीक है, ये आपने समझा। अब देखिए, कोई चालक तार 1 mm के है, 1 mm ये व्यास है, 1 mm व्यास दे विद्यार्थी जी। अब इस तार से आप बल्ब प्रयोग कर सकते हैं, बल्ब चाहे 10 वाट वाला हो, 5 वाट वाला हो, 20 वाट वाला हो, 100 वाट वाला हो, या पंखा चला सकते हैं, सॉरी पंखा चला सकते हैं या बल्ब जला सकते हैं एक तार से। यदि इस पर दोनों जोड़ देंगे तो भी ले चलेगा, ऐसा बात नहीं, तो पर भी बल्ब भी चल सकती है और पंखा भी काज कर सकता, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब इसकी क्षमता से ज्यादा क्षमता, जैसे विद्युत स्तरी ये ज्यादा विद्युत ऊर्जा लेती है, हीटर ज्यादा विद्युत ऊर्जा लेती है, विद्युत मोटर ज्यादा विद्युत ऊर्जा लेती है, जो 1 HP 2 HP 3 HP का होता है। पंखा भी आपको मोटर है, हम मोटर भी आगे पढ़ाएंगे, देखिए विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर आगे पढ़ाएंगे विद्यार्थी जी। तो पंखा व्यापारिक नाम हुआ, ऐसे उसको बोलते हैं विद्युत मोटर। चाहे मोटर छोटा वाला हो, बड़ा वाला हो, डीसी हो चाहे एसी हो, है ना, इसका 2 रूप होता है, एसी और डीसी। तो विद्यार्थी जी, यदि ये 1 mm से आप ही सोच लीजिए कि आयरन, विद्युत मोटर या कई प्रकार के उपकरण को एक साथ जब जोड़ देंगे तब ये चालक तार गर्म होकर करके नष्ट हो जाएगा। तो गर्म किसके कारण हुआ? तो ओवरलोड के कारण। गर्म किसके कारण हुआ? ओवरलोड के कारण। ओवरलोड क्या हुआ? तो मान लेते हैं विद्यार्थी, एक तार को हम बल्ब के लिए लगाया था, कितना से संभाल लेगा। पंखा के लिए लगाया था, पंखा संभाल लेगा। लेकिन आप उसमें बल्ब, पंखा की जगह पर आपने क्या जोड़ दिया? विद्युत स्तरी को जोड़ दिया, या क्या जोड़ दिया? तो 1 HP और 2 HP का मोटर जोड़ दिया। तो उस चालक तार की शक्ति से ज्यादा शक्ति वाला विद्युत उपकरण का आप उपयोग कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा ओवरलोड, अति भारण, जिसके कारण ये चालक तार पहले गर्म होगा और गर्म होकर के नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण दुर्घटना भी हो सकती है। तो ओवरलोड आप समझ गए होंगे, मेरी बात से सहमत है? सब ठीक है ना? तो ये आप ओवरलोड का मतलब समझ गए। उसके क्षमता से, चालक की क्षमता से जब कोई विद्युत उपकरण को ज्यादा जोड़ देते हैं तब कहलाता है ओवरलोड। और घर में ज्यादा ओवरलोड वाला 2-3 गो होता है। एक गीजर, जो जिससे पानी गर्म करते हैं, विद्युत स्तरी जिसको आयरन बोलते हैं, और हीटर, ये सब ज्यादा विद्युत खर्च करने वाला उपकरण होता है। तो वैसे को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो वही कहलाता है ओवरलोड, अति भारण। इससे बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ये कम गलनांक वाला धातु का बना होता है। हम आपको केमिस्ट्री में बताए थे 3 धातु जिसका गलनांक सबसे कम होती है, एक टीन, एक लेड और एक बिस्मथ। ये 3 धातु जो होती है विद्यार्थी, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। तो ये आपको विद्युत फ्यूज जो होती है वो टीन और लेड दोनों के मिलाकर बना रहता है। यदि टीन और लेड में से एगो हटा देगा तो कभी इसके जगह पर कॉपर ले आता है, कभी इसके जगह पर आपको आयरन, लोहा भी मिलेगा। तो ये कम गलनांक वाला धातु कहलाता, मिश्र धातु कहलाता। कौन? विद्युत फ्यूज। कि जैसी ओवरलोड दिए तैसी
फ्यूज नष्ट होकर करके गल करके समाप्त हो जाएगा और आपका जो उपकरण है वो सुरक्षित बच जाएगा, चालक तार सुरक्षित बच जाएगा। तो इससे बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विद्युत फ्यूज का। हम यहाँ भी चर्चा आएंगे करेंगे, है ना। तो मेरे जन इससे से अति भारण आप समझ गए होंगे। अब आते लघु पथन। लघु पथन आपको पीछे वाले वीडियो में क्या बताए थे? एक गर्म तार, एक ठंडा तार, एक धनात्मक तार, एक ऋणात्मक तार, एक उदासीन तार, एक आपको मेन लाइन। तो ये सब दोनों एक ही टाइप पर है, आपको अलग अलग नाम को हम बता दिए थे कि गर्म तार या मेन लाइन या जीवित तार या लाल रंग का तार, ये सबको एक ही बात है। ठंडा तार, उदासीन तार एक ही बात है। तो जब किसी कारण से दोनों सट जाता है, करका ललका, गर्म तार और ठंडा तार, इतना तो समझता होगा। गर्म तार और ठंडे तार जब संपर्क में आता है तब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जीरो हो जाता है, प्रतिरोध जीरो हो जाता है। और ओम साहब का नियम आपने पढ़ा था कि जब किसी चालक में प्रतिरोध का मान घटेगा तब विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। विद्युत धारा जो होता है वो विभवांतर का समानुपाती होता है। ओम के नियम में आपने पढ़ा था कि विभवांतर जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। तो यानी जब प्रतिरोध जैसे जैसे घटेगा धारा का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। मैंने एक बात को 10 बार बोला कि प्रतिरोध घटते जा रहा है, एक तरफ प्रतिरोध घटा रहे हैं तो धारा बढ़ रहा है। हम देखिए एक शॉर्ट तरीका, ये आ रही आई है, ये प्रतिरोध नीचे आ रहा तो ये आई ऊपर जा रहा, यानी प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा, है नहीं। इसका मतलब प्रतिरोध और धारा व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि घट रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो विद्यार्थी जब गर्म तार और ठंडा तार आपस में संपर्क में आता है तब प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो ये चल, क्योंकि आपको एक बात बताए थे, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, आप गौर कीजिएगा। इसके बाद हम लिखेंगे ये चालक तार है, इसमें करंट सप्लाई होती है। करंट यहां पर इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, क्योंकि आवेश हो, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपको याद है कि प्रवाहित किसके कारण होता है? विभवांतर के कारण। इसको धक्का कौन देता है? तो वोल्ट देता है, विभव के कारण धक्का आता है। लेकिन इसको रुकावट पैदा कौन करता है? प्रतिरोध का परिभाषा वही होता है। विद्युत धारा को रोकने वाले को प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत धारा को रोकने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो ये जो होता है, जब ये बताइए कि ये तो रोकने वाला बहुत धीरे धीरे घटते जाए, रोकने वाला घटते जाए, जीरो हो जाएगा तो टिकिया उड़ान हो जाएगा। देखिए, तो जैसे जैसे विभव जो होता है इसको धक्का देता है, किसको? इलेक्ट्रॉन को, विद्युत धारा को धक्का देता है तो ये प्रवाहित होता है। लेकिन प्रतिरोध आगे रोकने का काम करता है, और रोकने वाला कम जाए। देखो छोटा दर्शा रहे, आप गौर कीजिएगा इसको। पहले बड़ा है, साइज बड़ा है, ई, तभी जब जीरो हो जाएगा तो इसको तो कहने का मतलब कोई रोकने वाला नहीं है। और जब कोई रोकने वाला नहीं तो वैसे होगा जैसे आप क्लास से छूटते हैं तो कैसे सब टिकिया उड़ान होते हैं। तो बस यहां से विद्यार्थी बहुत तेजी से गति करता। कौन? विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन। जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो इसी समय को प्रबल विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिएगा कि प्रबल विद्युत धारा कब होगा? जब प्रतिरोध शून्य होगा। प्रतिरोध शून्य कब होगा? जब गर्म और ठंडा सट जाएगा तब। जब किसी कारण से गर्म ठंडा सट जाएगा तो प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो धारा का मान अचानक बढ़ जाएगा। अब धारा जब बढ़ गया तो आप देखते होंगे पंखा में या फिर आप देखते होंगे बल्ब में कि जैसे भी तो धारा बढ़ गया तो इसका गति बढ़ जाता है, एकदम तेजी से नाचने लगता है, एकदम कस के ससुरा ये नाचता है, एकदम कस के नाचेगा, समझ लो।
और यदि विद्युत धारा है तो पंखा की बात है, जब विद्युत धारा बढ़ गया तब यदि बल्ब का बात है तो इससे रोशनी बहुत तागड़ा निकलती है और सफेद हो जाता है। तो ये हो गई एक साधारण सी पहचान कि हम कैसे पहचानेंगे विद्युत धारा। तो वो देख रहे हैं कि क्या कि जो परिपथ लगा हुआ है, चाहे पंखा है चाहे बल्ब है, जब विद्युत धारा बढ़ा तो वो ज्यादा खींच रहा है, लाओ 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 हम लोग दे, जैसे लगता है कि लूटा बटा रही हो गया कि हम सब समेटना। तो यानी जब परिपथ में धारा बढ़ता है तो जितने भी यंत्र होते हैं सब अधिक विद्युत धारा खींचने लगता है। अब ज्यादा विद्युत धारा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसके घर्षण से गर्म में होकर के नष्ट हो सकता है। इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। कहते पंखा जल गया तो जल जाना मतलब उसके अंदर का जो कॉइल है, जो तार है, जो परिनालिका का काम कर रहा है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट होना ही को शॉर्ट मतलब टूटना कटना होता है। शॉर्ट सर्किट यानी वो चालक तार नष्ट हो गया अंदर में, जिसके कारण हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया, फिलामेंट टूट गया, फ्यूज हो गया। या फिर पंखा की बात करते हैं तो पंखा जल गया, यानी उसमें भी क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है चालक तार गर्म होकर के क्या हो जाना, नष्ट हो जाना। क्या कहलाता है, लघु पतन। और इन दोनों से बचाने के लिए कौन काम करता है, विद्युत फ्यूज। क्योंकि जैसे ही विद्युत धारा का प्रबलता बढ़ेगा तो इसका गलनांक कम होती है, और कम गलनांक होने के कारण ये गल करके क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिसके कारण जो हम लोग को घर में जितना भी उपकरण लगा हुआ है वो सब सुरक्षित बच जाता है। इसलिए इसको सुरक्षा युक्ति भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से लेड यानी पीबी और प्लस टीन SN का बना होता है। मुख्य रूप से लेड और टीन का बना होता है। यानी विद्युत फ्यूज एक मिश्र धातु है जो पीबी और किससे, SN से बना होता है। यदि इसमें से कोई एगो हटा दिया तो पीबी प्लस यू का बना होता है, कभी इसको हटा दिया तो SN प्लस FE का बना होता है। ये कम गलनांक वाला, इन दोनों में से एगो रहना बहुत जरूरी होती है विद्यार्थी। पीबी रहेगा चाहे SN रहेगा या फिर दोनों रहेगा। तो ये हो गया है आपको मिश्र धातु कहलाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में बताए थे कि जब दो धातुओं को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो मिलने से जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु। यानी विद्युत फ्यूज क्या है, मिश्र धातु है। समझ गए विद्यार्थी। अब अगला टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, तब हम आपको लिख देंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए इसी पर हम लोग को आगे मिलेगा विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम कौन करता है, विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो आइए फिर हम लोग पीछे वाला बातों को बताते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अथवा स्ट्रेड के नियम, कि जब किसी धारावाही चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तार के आसपास क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अथवा इसी बोलते हैं स्ट्रेड के नियम। आपको बताए थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने इसे 1820 में परिभाषित किया था। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के खोज करते हुए आपको आगे चल करके विद्युत मोटर का वर्णन करते हैं। समझ रहे बात को, माइकल फैराडे। तो आइए हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो परिघटना होती है वो चुंबकीय क्षेत्र से होती है। इसका सबसे पहली बात कि जब किसी तार से, जब किसी तड़वा से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो बदल जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा में, जिसके कारण विभवांतर आरोपित होती है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते। तीन बात याद रखना। बात नंबर पहला, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ई पहले धारा प्रवाहित होगा, पहले ई उत्पन्न होगा, ई बदल जाएगा आपको किस में, रेखा में, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में, चुंबकीय रेखा में किस में बदल जाएगा, चुंबकीय रेखा में। और चुंबकीय रेखा किस में बदल जाएगा, विभवांतर में,
विभवांतर में। और यही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो इस बात के एकदम याद रहे, एगो चालक तार होना चाहिए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना चाहिए, विद्युत धारा के कारण क्षेत्र उत्पन्न होती है, वह क्षेत्र रेखा में बदल जाता है, वह रेखा के कारण विभवांतर होती है। क्या होती है, विभवांतर। विभवांतर उत्पन्न होने के घटना ही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होती है। आप लोग को किसी को दिक्कत नहीं है नहीं? तो देखिए अब हम आप लोग को आगे आते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। ये तो एकदम और आसान है, किसी सतह पर जितना क्षेत्र में, जैसे कि अभी आपने देखा ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये गोला पर लागू होता है, इसका क्षेत्र का सूत्र होता है, गोला का सूत्र का आपको याद होगा, सब बच्चे कमेंट में लिखे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखे, हमने हिंट कर दिया, चलिए नहीं ठीक है। देखिए क्या लिखे, सही बात है, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, इस सतह का क्षेत्रफल हुआ, सतह का क्षेत्रफल, गोला के सतह का क्षेत्रफल, गोला के सतह का क्या हुआ, क्षेत्रफल है ने, गोला के सतह के क्षेत्रफल और लंबवत प्रतिक्रिया के गुणनफल को, लंबवत प्रतिक्रिया के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। देख रहे विद्यार्थी, तो ये जो होता है इसको फाई से सूचित करते हैं, पाई नहीं फाई है नहीं, इसके फाई ऐसे जीरो दे करके फाड़ दीजिएगा, तो ये फाई से सूचित किया जाता है। और इसका मात्रक पूछता है एग्जाम में कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है विद्यार्थी होता है वेबर। क्या होता है, वेबर, वेबर होता है, वेबर, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। फिर से याद कीजिए, सतह, किसी सतह, तो सतह किसका रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की सतह, चुंबकीय क्षेत्र की सतह लंबवत गुणनफल, लंबवत गुणनफल के, लंबवत गुणनफल के क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है ना। इसको फाई से सूचित किया जाता है, इसको फाई से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है विद्यार्थी, इसका मात्रक जो होता है विद्यार्थी वेबर होता है, इसका मात्रक क्या होता है विद्यार्थी, वेबर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक हम समझाते हैं, इसके बाद सब को एक तरह से लिख देंगे, ध्यान से देखिए। अगला है विद्युत जनित्र, जिसको आप जनरेटर कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर हम लोग को अंग्रेजी के नाम से बहुत अच्छे लोग जानते हैं, है ना। देखिए जनरेटर, 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 देख लो जनरेटर, लेकिन जनित्र लोग बहुत कम जानते हैं। ऐसा नहीं कि जनित्र के मतलब जन्नी समझ लेना, है ना, जनित्र होता है, जन्नी नहीं, जनित्र, विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। ये आपको किसके, देखिए हम शॉर्ट में लिख दिए RHS, राइट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड नहीं, उसी को समझिए कि RHS आपने क्या पढ़ा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम पढ़ा, वही शॉर्ट में लिखा हुआ कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो RHS मतलब फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर। किस नियम पर, दाहिने हाथ के नियम पर। अब विद्युत मोटर किस पर काम करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, LHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड पर काम करता है। तो आइए फिर से हमें उन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वर्णन इसमें करते हैं। पहले दोनों को परिभाषा, एकदम दोनों को परिभाषा एकदम सिंपल है, फिर दोनों को दो दो भागों में बांटा गया। विद्युत जनित्र, जनरेटर सब समझता होगा कि आप पहले उसको पकड़ करके धुनते, हचर 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 फक 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 करना शुरू, तो करंट सप्लाई। तो धुनने की क्रिया को गति कहते हैं, धुनने की क्रिया को गति कहते हैं, यानी यांत्रिक कहते हैं, यांत्रिक कहते हैं। और तब उससे निकलता विद्युत धारा, विद्युत धारा,
है ना, बॉल जल गया, आपने जनरेटर को धुना और धुनने के बाद धारा निकल गया, बस इसी पर परिभाषा बन जाता है विद्यार्थी। आपने जनरेटर को धुना मतलब गति दिया, यांत्रिक दिया, उस ऊर्जा को हम लोग गति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी कहते हैं लोग, गतिज ऊर्जा, या कुछ लोग इसी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। देखिए हमने बता दिया, एकदम सिंपल सा जनरेटर है, जनरेटर का परिभाषा, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो प्रवाहित करता है उसको जनरेटर कहते हैं। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो प्रवाहित करता है उसको जनरेटर कहते हैं, या आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो प्रवाहित करता है उसको जनरेटर कहते हैं। गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो प्रवाहित करता है उसको जनरेटर कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो प्रवाहित करता है उसको जनरेटर कहते हैं। समझ गया होगा? गति तब विद्युत धारा, गति तब विद्युत धारा, तो गति ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में प्रवाहित करना क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। अब इसको उल्टो कि आप पंखा में पहले दिए विद्युत ऊर्जा तब आया गति में, पहले दिए विद्युत ऊर्जा तब आता है गति में, पहले देते विद्युत ऊर्जा तब आता है गति में। सिंपल परिभाषा है भैया, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले विद्युत ऊर्जा दिया तब आया कौन चीज में? गति ऊर्जा। इसका मतलब जनरेटर और विद्युत मोटर की जो बनावट क्रिया जो होती है, परिभाषा जो होती है, वो एक दूसरे का उल्टा होती है। यानी विद्युत मोटर क्या परिभाषा बनेगा? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में, गति ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब आइए हम परिभाषा बोलते हैं दोनों को, इसको मिटा देते हैं तब परिभाषा बोलते हैं। सिंपल सा, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। यानी देते हैं गति ऊर्जा और निकलता है कौन ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र कहते हैं अथवा जनरेटर कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर के शक्ति तो इसी अधिक होता है, डीसी के तो इससे कम होता है। भाई एकदम एसी डीसी वाला बात सूर्य से याद रखना है। फिर विद्युत मोटर भी दो प्रकार के होता है, एसी मोटर, डीसी मोटर। एसी मोटर अधिक शक्तिशाली होता है, डीसी मोटर कम शक्तिशाली होता है। तो आइए, ये जनरेटर दो प्रकार के होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। जो हम लोग शादी विवाह में जनरेटर लाते हैं वो एसी होता है, और जो बाइक वगैरह में, वाहनों में, ट्रक में, ट्रैक्टर में इत्यादि में लगल रहता है विद्यार्थी, वो सब होता है डीसी डायनेमो, वो सब होता है डीसी डायनेमो। और शादी विवाह में जो हम लोग चाहे साइलेंट वाला जनरेटर लाते हैं या भुकभुकवा लाते हैं, वो सब आपको हो गया एसी जनरेटर। बस एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर आप एकदम सिंपल से समझ सकते हैं कि देखिए, जो पंखा हम लोग घर में पहले से लगा करके चला रहे थे और कोई जनरेटर ला करके जो ले चलने लगा, तो समझ जाइए एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर है। और डीसी जनरेटर आपको छोटे को होता है, उसको इस पर लगाइएगा तो नहीं चलेगा। समझ रहे बातों को? समझ रहे नहीं उस बातों को? है ना? यस नो लिखे, समझ रहे? तो एकदम सिंपल सा है। तो जनरेटर के प्रकार के हुए? दो प्रकार के। कौन कौन हुआ आप लिखिए, शॉर्ट में लिखिए। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, यानी शॉर्ट में लिख दीजिए भाई। एसी समझ रहे हैं तो एसी जी कर दीजिए, और डीसी समझ रहे हैं तो आप शॉर्ट में जी लिख दीजिए। हम समझ जाएंगे कि आप समझ रहे हैं एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। यदि पूछेगा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि एसी जनरेटर ज्यादा शक्तिशाली है कि डीसी जनरेटर शक्तिशाली, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं भाई, ऐसे एसी जी है ना। आप इसको कमेंट कीजिए, इस प्रकार से बड़ा होगा और डीसी आपको जी छोटा होगा, है ना। तो चाहे मोटर रहे विद्यार्थी या जनरेटर रहे, इस प्रकार से। तो आइए अब हम सबको परिभाषित लिखते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले दीजिए। ये सब सारा टॉपिक अब हम लिख के केवल भेजेंगे, आप गौर से इसको लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थी, अभी आपको थ्योरी समझाए थे, अब उसको लिख दिया गया है। और एकदम याद रखिएगा, एकदम VVI है, VVI है। थोड़ा ही कहिए कि ये सब्जेक्टिव कम पूछता है, इसका संभावना अब भलाइयों कम गया हो सकता है। इससे ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि अतिभार में क्यों होता है, कैसे होता है, किसके कारण होता है। तो अतिभारण होने का मतलब बताए थे ओवरलोड हो जाना,
तार का शक्ति कितना जोड़ दिए कुछ भी तो गर्म होकर के नष्ट न होगा है। तो इसलिए इसको पूछता है क्वेश्चन कि अतिभारण से आप क्या समझते हैं, अतिभारण से कैसे बचाया जा सकता है। तो दोनों से बचाने के जो तरीका है, दोनों से विद्युत फ्यूज लगा देंगे या एमसीबी लगा देंगे, समझ लो ना, एमसीबी दोनों में। तो ये जो दोनों है कि जैसी अतिभारण होगा, ओवरलोड होगा तो आपका फ्यूज गल करके नष्ट हो जाएगा, आपका सुरक्षित बच जाएगा। इसलिए फ्यूज को सुरक्षा युक्ति भी कहते हैं। तो जब किसी चालक से उसकी शक्ति से, कोई तार है उसका शक्ति कितनी है, उसको अधिक शक्ति वाला यंत्र, उसके शक्ति से ज्यादा अधिक वाला यंत्र जैसे स्त्री, आयरन, हीटर, विद्युत चूल्हा, मोटर एक साथ जोड़ दिए, एक के साथ उपयोग करने लगे। वह तार से लाए, एक रूम में चल रहा है हीटर, एक रूम में चल रहा है पंखा, एक रूम में चल रहा है कुछ। तो इस प्रकार से जब एक साथ जोड़ देंगे तो ज्यादा विद्युत शक्ति खींच, तब पहले वो गर्म होगा, गर्म होकर नष्ट होगा। इस घटना को अतिभारण कहते हैं, इस घटना को अतिभारण कहते हैं। तो याद रहेगा लघु पतन, इससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लघु पतन। शॉर्ट सर्किट, सर्किटिंग लिखाता है, ऐसे बोलते हैं इसको लोग, शॉर्ट सर्किट, सुनो ने। तो ये जब किसी कारण से गर्म और ठंडा सड़ जाता है तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो अधिक धारा बढ़ जाएगा, अधिक धारा बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा तो धारा खींचने लगेगा, जिसके कारण कच्ची कभी भी अचानक से नष्ट होगा। तो ये दोनों से बचाने का जो तरीका है वो है विद्युत फ्यूज लगाकर। उसका विद्युत फ्यूज का जो होता है गलनांक, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देता है निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो विद्युत फ्यूज का। विद्युत फ्यूज किसकी बनी होती है, तो आपको बताया लेड और टीन का, ये सबसे बेस्ट होता है लेड और टीन का। कभी कभी लेड और टीन की जगह पर एगो कॉपर भी मिलल रहेगा, वो भी सही है। समझ रहे विद्यार्थी जी, लेड टेन में से दोनों रह सकता है या एगो रहेगा, ये नेसेसरी है, इसलिए याद रहेगा है नहीं। वो गल के नष्ट होगा, ये सब सुरक्षित बच जाएगा। उसको शॉर्ट लीजिए एक झकास से एकदम है नहीं। फिर आगे लिखाते हैं विद्युत फ्यूज। देखिए विद्यार्थी, विद्युत फ्यूज को लेक्चर बताए, इसको लिख दिया गया है इलेक्ट्रिक फ्यूज। यह कम गलनांक वाला मिश्र धातु होता है, क्योंकि इसके साथ कई धातु मिले होते हैं, इसमें दो तो परफेक्ट है, एक टीन और एक लेड है ना। तो विद्यार्थी मिश्र धातु की बनी होती है। जब किसी कारण से चालक में विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की शक्ति जब बढ़ जाती है तब वो गल कर करके नष्ट हो जाता है। देखिए ये आपकी कांच की बनी होती है, देखिए मैं यहाँ पर फिगर बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कांच की, देखिए ये कांच की होती है, एकदम पारदर्शी दिखता है। इसके अंदर एक पतला सा तार होती है, वही मिश्र धातु होती है। हम आपके सामने लिख चुके हैं, देखिए मिश्र धातु है। ये आपको लेड और टीन की बनी होती है। कहीं पर लेड रहेगा तो कॉपर रहेगा, कहीं टीन रहेगा तो उसके साथ आयरन भी रह सकता है। तो ये आपको ये दोनों में से ये दो गो एकदम फिक्स है कि दोनों में से एगो जरूर रहेगा, तो समझ जाएगा विद्युत फ्यूज है। ये चालक टोपी होती है दोनों तरफ। ये अक्सर आप लोग देखते होंगे कि टीवी में, स्टेबलाइजर में है ना, इन्वर्टर में ये पीछे से लगा रहता है, वहां पर लिखल रहेगा FUSE, फ्यूज लिखल रहेगा। उसको जब खोलिएगा तो इतना सा पेंसिल, ये आपको 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर का रहता है ना। 5 एम्पियर वाले को डोमेस्टिक फ्यूज कहते हैं और 15 एम्पियर वाले को पावर फ्यूज कहते हैं, है नहीं। आपको पीछे विद्युत धारा में भी पढ़ाया था। तो ये विद्युत फ्यूज है। ये सभी जैसे लघु पतन, अतिभारण जो आप पीछे पढ़े, उन दोनों से बचाने का काम करता है, इसलिए इसको सुरक्षा युक्ति भी कहते हैं, है ने। ये बहुत ऐसी घटनाओं से बचाते हैं, है ने। जितना भी उपकरण रहता है सभी उपकरणों को बचाने का काम करता है, इसलिए विद्यार्थी इसको विद्युत फ्यूज कहते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स है विद्यार्थी जी, है ना। समतल सतह, देखिए हम इसको फिगर यहाँ बगल में बना दी है, जगह नीचे नहीं था, आप ध्यान दीजिएगा पहले फिगर पर। ये देखिए ये फिगर है विद्यार्थी,
ये फिगर है ना, ये फिगर को समतल सतह बोल देते हैं, ताकि फिगर यदि दिक्कत हो तो उसको लिख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है समतल सतह, ये पूरा जो है समतल सतह, इसका सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी गोला का, है ना। और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये दर्शा रहा है तीर का चिन्ह चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब घटक है। ये अभिलंब घटक जो होती है विद्यार्थी, जब झुकाव बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी बदल जाएगा, ये इसी पर निर्भर करता है। मैंने इसको नोट पॉइंट पर भी लिख दिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि चुंबकीय फ्लक्स कब बदलता है, तो आप सीधे लिखिएगा झुकाव जब बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंब, है ना, घटक तथा सतह के क्षेत्रफल के गुणनफल को ही हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब आप इतना सा ध्यान दीजिए, ये कौची है, समतल सतह, और ये कौची है, चुंबकीय घटक है ना, अभिलंब वाला। ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये कहलाएगा चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको आप लोग, है ना, और आपको बताए थे इसका मात्रक पूछते रहता है एग्जाम में, है ना, कि चुंबकीय फ्लक्स को सूचित कोशिश करेंगे भाई, तो देखो हम हिंदी भी लिख दिए फाई, क्या, और इसको पढ़ते हैं फाई से सूचित किया जाता है। और मात्रक क्या होता है विद्यार्थी जी, बेवर होता है। मात्रक क्या होता है विद्यार्थी जी, बेवर होता है। इसलिए याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो बेवर होता है। सूचित को किया जाता है फ्लक्स के, यह किस पर निर्भर करता है, तो झुकाव पर निर्भर करता है ना, अभिलंब के झुकाव पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ये घटेगा झुकाव बदलेगा, वैसे वैसे बदलेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। इस प्रकार से याद रखिएगा। इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। हाँ देखिए विद्यार्थी, अब हम लोग थोड़ा सा बच गया, ये लास्ट टॉपिक लिखना था, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। ये भी 2 नंबर में एग्जाम में आता है ना। आपको इसमें 3 शब्द को याद रखना है। एक, जब किसी धारावाहिक चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आपको ऑस्ट्रेट साहब क्या बोले थे कि उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता। तो पहला बात याद रखना है कि जब कोई कुंडली हो, कुंडली छोड़ दो, तार छोड़ दो, उससे मतलब नहीं, आप जैसी समझ जाओ कि धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विभवांतर। पहले चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है, जब धारा प्रवाहित होती है, वो बदल जाता है कौची में, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में, और उसके कारण क्या उत्पन्न होती है, विभवांतर। और विभवांतर के इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखिए विभवांतर उत्पन्न होता है तब इस घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। मतलब आपको एक सबसे पहली बात याद रखना, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में बदल जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में बदल जाता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तब इस परिपथ में एक विभवांतर उत्पन्न होती है। इसी घटना को, विभवांतर उत्पन्न होने के ही घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो ये बात को याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा विभवांतर की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत मोटर, एक तो सिंपल सी बात है कि जो विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदले, यांत्रिक ऊर्जा में बदले, उसको विद्युत मोटर कहते हैं। यह 2 प्रकार के होता है, एसी मोटर होता है, डीसी मोटर होता है। इसका वर्णन भी हम आगे की वीडियो में करेंगे पूरा डिटेल से फिगर के साथ, है ना। और ये तो हमने सिर्फ डिफाइन किया है, परिभाषित किए। और दोनों में मुख्य रूप से अंतर क्या है, देखिए ये विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलता है। एकदम VVI याद रखिएगा, विद्युत मोटर किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरण करता, तो याद रखिए विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा। और इसको उलट देंगे, अभी डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से कौन ऊर्जा में, विद्युत। तो डायनेमो देखिए ना, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, देखिए अंतर देख रहे हैं, यहाँ विद्युत की जगह पर यांत्रिक, यांत्रिक के जगह पर विद्युत। तो ये याद रखना कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक मतलब होता है गति,
तो कहीं पर गति दिल रहेगा, कहीं पर यांत्रिक दिल रहेगा, कहीं गतिज दिल रहेगा, तीनों एक के बात है। तो उस ऊर्जा में बदलने का काम, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? विद्युत मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? जनरेटर, विद्युत जनित्र इसको कहते हैं, है ना। इसमें आपको ये भी दो प्रकार के होता है, ये भी दो प्रकार के होता है। इसका जो नाम है सो ही नाम है, सिर्फ मोटर में मोटर और डायनेमो में डायनेमो, है ना। जनित्र को अंग्रेजी में डायनेमो कहते हैं, मैंने अंग्रेजी शब्द भी लिख चुका था। तो ये भी एसी मोटर डीसी मोटर, तो एसी डायनेमो डीसी डायनेमो। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया। फिर आगे का टॉपिक में फिर आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।